नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, पूनम सैनी जी, कोमल जी, रवि जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी। उसके अलावा और भी जो भी दोस्त हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, उसके साथ ही साथ हाइप करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है 1960 की। 1960 में एक राजकुमार या फिर जमींदार, आप उन्हें जो कहना चाहें उन्हें कह सकते हैं, उनका नाम था गोपाल। वो बहुत ही पैसे वाले और भरे पूरे परिवार के बेटे थे। उनकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी कमी हो। उनके परिवार में धन दौलत की मानो वर्षा होती थी। उनके परिवार में वो पैसा, बंगला, गाड़ी, रुतबा, नाम, इज्जत, शोहरत, सब कुछ भगवान की देन थी। वो अपने उस समय में इतने इतने ज़्यादा पैसे वाले थे कि उस वक्त उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो कि ना हो। लेकिन गोपाल के मन में हमेशा एक उदासी, एक कमी छाई रहती थी। गोपाल ने इस सिलसिले में हर बार अपने माता पिता से बात की, कई सारे सिद्ध पुरुषों से बात की कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से मेरे जीवन में इतनी कमी हमेशा बनी रहती है। मेरे अंदर हमेशा ये खालीपन सा क्यों मैं महसूस करता हूँ। लेकिन उनको उनके सवालों के जवाब कभी कहीं नहीं मिले थे। एक बार ऐसे ही गोपाल अपनी सोच में डूबे हुए अपने आम के बागीचे में जाकर बैठे हुए थे। ज़्यादातर उस आम के बागीचे में कोई भी आया जाया नहीं करता था। एक तो वजह ये थी कि वो गोपाल के खेत थे। दूसरी वजह ये थी कि वो इतना ज़्यादा घना जंगल की तरह वो खेत था आम का, जिसमें कि दिन में भी सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाया करती थी। गोपाल वहां बैठे थे, बैठे हुए सोचते सोचते कब दोपहर से रात हो गई, उन्हें वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। और अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके पीछे कोई आकर खड़ा हो चुका है। उन्होंने तुरंत पलट कर देखा और जैसे ही पलट कर देखा, उन्होंने देखा वहाँ एक बड़े घने जटाओं वाले साधु बाबा खड़े थे। उनको देखते के साथ गोपाल ने अपने नम्र स्वभाव की वजह से तुरंत हाथ जोड़ दिए और बाबा जी को पूरा आदर मान सत्कार दिया जो कि उन्हें देना चाहिए था। उसके बाद उसने पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बाबा जी ने बताया, बेटा हम तो फकीर आदमी हैं, हमारा कहीं कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, जिस वक्त जहाँ पहुँच जाएं हमारा ठिकाना उस वक्त वहीं हुआ करता है। इस पर गोपाल ने कहा, अच्छी बात है बाबा, और फिर वो अपने उसी उदासी में खो गया। तब बाबा ने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, मतलब गोपाल ने कहा, बाबा ये बागीचे मेरे ही हैं, तो मैं यहाँ पर अक्सर आ जाया करता हूँ। और ये सुनकर बाबा ने तुरंत कहा, इसका मतलब तुम तो मालिक हुए।
और ये मालिक वाले शब्द सुनकर गोपाल ने थोड़ा सा मुस्कुराकर बाबा की तरफ देखा और कहा, बाबा क्या मालिक क्या नौकर, ये जगह कब तक रहनी है, और वैसे भी आप जहाँ हैं आप उस वक्त उस जगह के मालिक ही तो हैं, तो आप ऐसा कुछ न सोचें। और फिर बाबा ने उनसे कहा, क्या मैं यहाँ रात में विश्राम कर सकता हूँ? गोपाल ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए वापस से नम्र स्वभाव से कहा, बाबा आपकी जहाँ मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे महल चलें, वहाँ पर चलकर आप आराम करें, यहाँ ऐसे जंगल में रुकना क्यों? बाबा ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा आज तू नरम बिस्तर देगा, गरम तकिया देगा, लेकिन कल का क्या? तो हम साधुओं को इन चीज़ों की आदत नहीं होती। वैसे तेरे पास दुनिया की हर वो खुशी है जो होनी चाहिए, फिर भी मन में एक अशांति है। वो अशांति क्यों है, यही जानना चाहता है ना? और भी काफ़ी सारी बातें, जिन बातों को सुनने के बाद गोपाल को ऐसा महसूस होने लगा कि ये बाबा कोई आम बाबा नहीं, ये बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं। फिर बाबा ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, उन्होंने कहा, बेटा तू जिन चीज़ों के लिए भटक रहा है वो चीज़ें तुझे मिलेंगी, तेरे सवालों के जवाब तुझे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुझे एक बार हर सीमा हर हद को पार करके किसी की मदद करनी पड़ेगी, और उस मदद में जब तू अपनी हर सीमा हर हद को पार कर देगा तब तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और वो गोपाल हाथ जोड़े ही हुए था कि तब तक बाबा वहां से गायब हो गए। गोपाल ने इधर उधर भागकर बहुत ज़्यादा बाबा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बाबा उसे कहीं नहीं मिले, और आखिरकार वो थक हार कर ये सोचकर चुप बैठ गया कि जब ऐसा मौका मिलेगा तो मैं ये कार्य जरूर करूँगा, और वो वापस से अपने महल चला गया। ऐसे ही एक दिन, क्योंकि वो गोपाल अक्सर भटकता ही रहता था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, उसकी प्रॉपर्टी भी इतनी ज़्यादा थी कि ज़्यादातर वो जहाँ भटकने जाया करता था वो सारी जगह उसी की हुआ करती थी। ऐसे ही एक बार गोपाल एक जगह घूम रहा था, और घूमते घूमते अचानक से मौसम बदलने लगा। तुरंत आंधी तूफान बारिश ऐसे उठकर आने लगे मानो जैसे ऐसा भयानक तूफान इससे पहले कभी आया ही ना हो, और वो वहाँ से हट जाना चाहता था, मतलब अपने घर वापस आ जाना चाहता था। उसने वहाँ से अपने कार में बैठकर आने की कोशिश भी की, लेकिन वो अपने घर तक पहुँच ही नहीं पाया कि तब तक उसे उसी जंगल जैसे इलाके में एक आदमी मिला, और उस आदमी ने उसकी गाड़ी रोकते हुए कहा, आप साहब कहाँ जा रहे हैं? वैसे भी जितना आंधी तूफान आया है आप इस इलाके से निकल भी नहीं पाएंगे। आप जाइए, जाकर जंगल के बीचों बीच एक डाक बंगला बना हुआ है, उसी डाक बंगले में जाकर आराम कीजिए। तब गोपाल ने कहा, अरे यहाँ जंगल के बीचों बीच डाक बंगला है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इस पर उस आदमी ने कहा, अरे साहब आप ही जैसे यात्रियों के लिए वो डाक बंगला बनाया गया है, आप जाइए, जाकर वहाँ आराम कीजिए। इस पर गोपाल ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वो डाक बंगले के रास्ते में आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो डाक बंगले के गेट के पास पहुंचा, वहां तुरंत उसके गाड़ी से नीचे उतरते ही किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़कर वो जोर जोर से रोने गिड़गिड़ाने लगा। गोपाल ने नीचे झुककर देखा तो एक आदमी बेबस लाचार सा गोपाल के पैरों में पड़ा हुआ था। वो बार बार रो रो कर गोपाल से मदद मांग रहा था। उसने बताया उसकी पत्नी गर्भवती है
उसे अस्पताल ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समय से अस्पताल नहीं पहुंची तो शायद उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। वो बार बार मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन इस मौसम की वजह से और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। अब उसका आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद गोपाल ही था और गोपाल के पास गाड़ी देखकर उसे और ज़्यादा उम्मीद हुई कि शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं। उसने लगातार गोपाल के पैर पकड़े रखे और अपना रोना गिड़गिड़ाना जारी रखा। गोपाल ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मौसम देखो, सड़कों का हाल देखो, कैसे मैं तुम्हारी पत्नी को कहीं भी ले जा सकता हूँ? मैं खुद कहीं जा नहीं सकता, मैं फंस चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं इस डाक बंगले में शरण लेने के लिए आया हूँ। तब उस आदमी ने गिड़गिड़ाना बिना छोड़े हुए उससे मदद की गुहार लगाना जारी रखा। वो लगातार बार बार गोपाल से मदद मांग ही रहा था। तब आखिरकार गोपाल को उसकी हालत देखकर दया आई, क्योंकि जो शब्द आखिरी उस मजबूर इंसान ने कहे, वो सुनकर गोपाल का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मत कीजिए, मेरी पत्नी तो मर ही जाएगी, लेकिन अगर मेरी पत्नी का मौत का पाप मेरे सर चढ़ेगा तो आपके सर भी जरूर चढ़ेगा, आप भी उसके मौत में भागीदार रहेंगे। और इतना कहकर उसने गोपाल के पैर छोड़ दिए थे। वो बेबस सा वहीं बैठकर रोए जा रहा था। गोपाल ने आखिरकार उसकी मदद करने का तय किया। गाड़ी में उसकी पत्नी को बिठाया और जैसे तैसे जितने आगे तक वो गाड़ी की मदद से रास्ता पार कर सकते थे, उतने रास्ते तक वो दोनों पहुंच चुके थे। लेकिन अब भी अस्पताल काफ़ी दूर था। छोटी छोटी कई सारी पहाड़ियों को पार करने के बाद वो अस्पताल आने वाला था। आखिरकार अब जबकि गाड़ी आगे तक नहीं जा सकती थी, गोपाल ने ये कहा कि तुम और मैं दोनों तुम्हारी पत्नी को पकड़ते हैं और उसे जैसे तैसे करके अस्पताल तक हम पहुंचा देंगे। आखिरकार उन दोनों ने यही किया। वो दोनों पूरी तरह से चोट लगने के कारण बुरी अवस्था में पहुंच रहे थे, क्योंकि पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी घनी घनी झाड़ियां, पत्थर नुकीले नुकीले, जो कि बार बार ज़्यादातर गोपाल के शरीर में लगते जा रहे थे। लेकिन गोपाल ने अपनी चोट का, अपने दर्द का एहसास तक नहीं किया। वो बस अब एक ही धुन में था कि किसी भी तरह से इस औरत को वहां तक पहुंचा देना है, मतलब अस्पताल तक। आखिरकार गोपाल ने उस आदमी से ये कहा, हम दोनों जैसे पकड़कर ले जा रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी को चोट लग जाए, इसलिए तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो और मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हारी पत्नी को पकड़कर अस्पताल तक ले जाऊंगा। और आखिरकार गोपाल ने उस गर्भवती औरत को अपने गोद में उठा लिया और वो बिना अपने किसी दर्द, बिना अपने किसी चोट की परवाह किए बिना रास्ते पर चलता जा रहा था। और इतनी ज़्यादा उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी तक गोपाल को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ था। आखिरकार एक लंबी जद्दोजहद के बाद गोपाल अस्पताल पहुंच गया। तुरंत ही डॉक्टर्स को बुलाकर उस गर्भवती महिला का इलाज करने के लिए उसने कहा, लेकिन डॉक्टर्स ने तुरंत ही कहा, आपको ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, आप एक बार अपनी तरफ देखिए तो आपकी हालत कैसी हो गई है, आप यहाँ से कहीं मत जाइए, हम पहले आपका इलाज करेंगे। तब जाकर गोपाल को अपने शरीर की सुध लगी। उसने देखा उसके शरीर में जगह जगह कट चुका था, झाड़ियों से ऐसे बड़े बड़े घाव बने थे,
पत्थरों से ऐसे नुकीले गड्ढेदार घाव बने थे जिनसे लगातार खून रिस रहा था। उसके कपड़े फट चुके थे। ऊपर से लेकर नीचे तक वो इतनी ज्यादा चोट में था कि शायद अगर उसके जगह कोई इंसान होता तो बहुत पहले ही हार मान चुका होता। अब डॉक्टर्स ने और उस आदमी ने जिसकी मदद गोपाल ने की थी, उन दोनों ने मिलकर गोपाल को इलाज करवाने के लिए मजबूर करना शुरू किया। लेकिन गोपाल बार बार यही कह रहा था कि नहीं, वो ठीक है। आखिरकार गोपाल को तब तक अपने कानों में उन्हीं बाबा की आवाज सुनाई दी जिन बाबा की आवाज उसने महीनों पहले सुनी थी। देखा, किसी की हद पार जाकर मदद करने पर कितनी संतुष्टि मिलती है। गोपाल ने इस आवाज को सुनते ही तुरंत पलट कर देखा, और जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसने देखा वो बाबा अस्पताल से निकलकर कहीं जा रहे हैं। गोपाल ने आव देखा ना ताव, वो वैसे ही उनके पीछे पीछे दौड़ गया। दौड़ते 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 वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा और बस वहां से नीचे गिरने ही वाला था कि तब तक बाबा ने उसका हाथ थाम लिया और उसे बचा लिया। बाबा ने तुरंत कहा, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अपने सवालों के जवाब जानना चाहता है या फिर मेरे से मिलना चाहता है? तब गोपाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा, जितने महीने बीत गए थे मैं तो भूल ही गया था कि मेरे को आपने ऐसा कुछ कहा है। लेकिन आज आपने जब याद दिलाया तब मुझे याद आया कि आपने जैसे किसी की मदद करने को कहा था, वैसे मैंने गलती से ही सही लेकिन किसी की मदद की और मैंने खुद की परवाह नहीं की। तो अब आज तो मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। बाबा ने फिर बताया, नहीं, मैं तेरे सवालों के जवाब नहीं दूंगा। यहाँ से आगे देख, वो जो तीसरी पहाड़ी नजर आ रही है, उस पहाड़ी पर एक पुराना खंडहर है। तू पहले अपना इलाज करवा, ठीक हो जा। उसके बाद शाम ढलने पर उस खंडहर में जाना, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इतना कहकर फिर से बाबा अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद तब तक गोपाल के पीछे पीछे वही आदमी जिसकी गोपाल ने मदद की थी, वो वहां पर भी पहुंच चुका था और उसने जैसे तैसे गोपाल को पकड़कर जबरदस्ती वापस से अस्पताल लाया। गोपाल का वापस से अब ट्रीटमेंट शुरू हुआ। गोपाल का ट्रीटमेंट होने के लिए डॉक्टर्स ने उसे 2 दिनों के लिए अस्पताल में ही रख लिया। 2 दिन बीत चुके थे। अब वहाँ लोगों को ये पता चल चुका था कि गोपाल किसी आम घर का लड़का नहीं है। गोपाल किसी बहुत बड़े परिवार का इकलौता वारिस है और गोपाल को वहाँ पर ही रखा गया था। गोपाल के माता पिता को भी संदेश भेज दिया गया था। उसके माता पिता भी कुछ ही वक्त में अस्पताल आने ही वाले थे कि तब तक गोपाल, उसे जब थोड़ा बेहतर लगने लगा, वो वापस से भागकर उसी खंडहर में पहुंच गया जहां बाबा ने उसे जाने को कहा था। और उस खंडहर में पहुंचने के बाद वो इधर उधर घूम ही रहा था कि तब तक उसे कोई लड़की दिखने लगी और उस लड़की को देखकर गोपाल उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर में वो लड़की तेज रफ्तार में दौड़ने लगी और गोपाल अचानक से उसका नाम चीख चीख कर उसके पीछे पीछे वैसे ही दौड़ने लगा। रजनी, रजनी, रुक जाओ, मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ऐसे ही वो लगातार रजनी का नाम पुकारते हुए उस खंडहर में पागलों की तरह भाग रहा था, दौड़ रहा था कि तब तक एक आदमी आया और उसने गोपाल को रोक लिया। उसने कहा, यहाँ कहाँ चले आ रहे हो साहब? आपको यहाँ आना मना है। यहाँ
कोई भी बाहरी आ नहीं सकता। तब गोपाल उस वक्त भी वही शब्द बड़बड़ा रहा था, रजनी, रजनी रुक जाओ रजनी। और ये नाम सुनते ही वो केयर टेकर परेशान हो गया। उसने कहा, रजनी, आपको रजनी के बारे में कैसे पता है? ये बात सुनकर गोपाल ने तुरंत कहा, रजनी, उससे मैं प्यार करता हूँ। अभी वो मुझे दिखी थी, यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये बात सुनकर उस केयर टेकर ने तुरंत ही कहा, रजनी आपको दिखी, अभी दिखी, और वो यहाँ से चली गई? आपका लगता है दिमाग खराब हो गया है। वैसे भी आपकी जैसी हालत है, लगता है ये सारी चोटें आपके सर पर भी आई हैं, इसलिए आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। रजनी आपको कैसे दिख सकती है? चलिए आप मेरे साथ। और वो गोपाल को पकड़कर एक बड़े से हॉल जैसी जगह में लेकर गया। वहां पर लेकर जाने के बाद उसने सारी फोटोज गोपाल को दिखाना शुरू की, जो कि दीवारों पर टंगी हुई थी धूल खाती हुई। उसमें से रजनी की फोटो तुरंत ही गोपाल ने पहचान ली और कहा, यही तो अभी मुझे दिखी थी, यही मेरी रजनी है। मुझे उससे मिलना है, उससे बात करनी है। वो कहाँ है? आप बताइए मुझे। और वो केयर टेकर लगातार अजीब सी शक्ल बनाकर गोपाल के चेहरे को देखा जा रहा था। उसने तुरंत कहा, ऐसा नहीं हो सकता साहब। रजनी, एक तो उसके बारे में आपका जानना ये बहुत अजीब है। दूसरा, रजनी इस महल में किसी को कभी आने नहीं देती, तो आप इस महल में कैसे घुस आए? और तो और, रजनी आज तक कभी किसी को दिखाई नहीं दी है, वो आपको कैसे दिख सकती है? आप कुछ भी बोल रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर गोपाल बार बार अपने बात पर भरोसा दिलाने के लिए उस केयर टेकर को बता रहा था कि उसकी रजनी उसे अभी दिखी थी, लेकिन उसकी बात पर वो केयर टेकर भरोसा करने को तैयार नहीं था। तब केयर टेकर ने कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है आपको रजनी दिखी और रजनी ही आपको यहाँ लेकर आई है, तो आप यहाँ एक रात बिताकर दिखाइए, फिर मैं मान जाऊंगा। और यहाँ कोई भी एक रात बिताकर जिंदा बच नहीं सकता। तब केयर टेकर उसे वहां छोड़कर चला गया। गोपाल वहीं उसी कमरे में रजनी की फोटो के सामने बैठकर लगातार रजनी को देख रहा था। तब थोड़ी देर में जब अंधेरा हो गया पूरी तरह से, तब रजनी उसके सामने आई। उसके बाद रजनी ने तुरंत ही गोपाल की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे पहचाना? तब गोपाल ने कहा, हाँ, तुम मेरी रजनी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तब रजनी ने कहा, तुम खुद कौन हो? तुम्हें ये याद आया क्या? उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे ये याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं और तुम एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। तब आज ऐसा कैसे है कि तुम और मैं अलग अलग हैं? तब रजनी ने कहा, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। तब रजनी ने आज से 100 साल पहले, मतलब 1960 के 100 साल पहले 1860 की कहानी बताना शुरू की। उस समय गोपाल रजनी के सेना में एक मामूली सैनिक था और उसने कई बार रजनी की जान बचाई, जिसके वजह से रजनी के पिता ने खुश होकर उसे, मतलब गोपाल के पूर्व जन्म वाले व्यक्ति को, रजनी का अंगरक्षक बना दिया। उसके बाद भी गोपाल ने कई बार रजनी की जान बचाई। धीरे धीरे रजनी गोपाल के प्यार में पड़ गई। वो बार बार गोपाल के सामने अपने प्यार का इजहार किया करती। गोपाल बार बार उसे ये कहकर मना कर देता कि मैंने आपके पिता का नमक खाया है, तो मैं
आपको इस नज़र से नहीं देख सकता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रजनी का प्यार बढ़ता चला गया। रजनी हर बार बार खुलकर अपने प्यार का इजहार करती। आखिर गोपाल भी इस प्यार के एहसास से कब तक बचता। गोपाल भी उस एहसास में अब खुद को डूबा हुआ महसूस करता था। आखिरकार दोनों का प्यार परवान चढ़ा और उसके बाद दोनों का प्यार शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे के लिए जान देने की कस्में खा ली। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता, ये बातें ज़्यादा लंबे समय तक किसी से छुप नहीं पाती। ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ कहीं दूर जाना चाहते थे। रजनी ने ये प्रस्ताव बार बार रखा, लेकिन ये प्रस्ताव गोपाल स्वीकार नहीं करता था। अपने नमक के हद को पार नहीं करना चाहता था इस वजह से। लेकिन आखिरकार अब जबकि उसका प्यार भी हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, वो भी इस हद को पार करने के लिए तैयार हो गया। एक रात वो दोनों वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन तब तक राजा को इस बात की भनक पड़ चुकी थी और राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पर आया। उसने रजनी को तो कुछ नहीं किया क्योंकि वो उसकी बेटी थी, लेकिन रजनी के आंखों के सामने ही राजा ने गोपाल को तलवारों से काट काट कर मौत के घाट उतार दिया। ये सदमा रजनी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद राजा का पूरा राज्य धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पूरी तरह से तहस नहस हो गया, क्योंकि रजनी ने इस चीज के लिए शायद बद्दुआ दी थी। और उसके बाद राजा का फिर उस वंश में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। उसके बाद पूरी तरह से वो राज्य एक खंडहर ही बनकर रह गया। उसके बाद रजनी का पुनर्जन्म नहीं हुआ, लेकिन 100 सालों बाद गोपाल का पुनर्जन्म हुआ। उसे उसकी जिंदगी में वो खालीपन जो हमेशा महसूस होता था, वो खालीपन कुछ और नहीं, उसके प्यार का खालीपन था, रजनी का खालीपन था, जो बात अब वो समझ चुका था। रजनी ने उसे ये सारी बातें बताई और ये कहा, हम दोनों मिल तो नहीं सकते, लेकिन तुम ये समझ लो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद गोपाल अपने माता पिता के पास मिलने के लिए आया। उसके बाद उसने अपने माता पिता से कहा कि वो अब उन्हें छोड़कर जा रहा है, क्योंकि वो अपने जीवन के खालीपन की वजह जान चुका है। वो किसी भी हालत में इस खालीपन के साथ इस जीवन में नहीं रह सकता। और भी कई सारी बातें गोपाल अपने माता पिता को बता ही रहा था कि तब तक उनका नौकर वहां आया और उसने कहा, मालिक, बाहर पुलिस वाले आए हैं, चलिए चलकर उनसे मिल लीजिए। इस पर तुरंत ही पिता ने चीखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो मैं पुलिस वालों से मिलकर आऊं। जाओ बोल दो उन्हें इंतजार करने के लिए। लेकिन गोपाल ने कहा, पिताजी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ। आप जाइए, उनसे जाकर मिलकर बात करके आइए, मैं आपको यहीं मिलूंगा। और इतना कहकर पिता और माँ दोनों पुलिस वालों से मिलने के लिए बाहर चले गए। उसके बाद पुलिस वालों ने एक ऐसी खबर सुनाई जिस खबर को सुनकर माता पिता ना तो भरोसा कर पा रहे थे और ना ही उन्हें ये मानने का मन कर रहा था। उन्होंने बताया, आपके बेटे गोपाल ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली है, उनकी लाश मिली है, तो आप चलिए चलकर शिनाख्त कर लीजिए। ये बात सुनकर पिता ने जोर से दहाड़ते हुए पुलिस वाले को डांटा, उस पर चिल्लाए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा बेटा अंदर मेरे साथ है, मुझसे बात कर रहा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है?
पुलिस वालों ने भी भरोसे के साथ ये बात कही और कहा, अगर सच में आपका बेटा अंदर है तो चलिए चलकर हमसे मिलवाइए। सब लोग वापस अंदर आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। आखिरकार माता पिता को ना चाहते हुए भी पुलिस वालों के साथ जाकर शिनाख्त करनी पड़ी और शिनाख्त में वही सामने आया जो सच था। वो गोपाल की ही डेड बॉडी थी। गोपाल सिर्फ अपने माता पिता से एक आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आया था। उसके बाद माता पिता के घर पर, उनके दिल पर, उनके मन पर एक ऐसी बिजली गिरी जिसका कोई इलाज नहीं था। उसके बाद गोपाल हमेशा हमेशा के लिए सबको छोड़कर, अपने सवालों के जवाब पाकर, अपनी रजनी के साथ अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए चला गया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊंगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।